तो बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एफएम मॉड्यूलेटर के स्विच को, जो कि काफ़ी लंबा एक सर्किट है। ये बच्चों एक ट्रांसमीटर था जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिज़ाइन किया डिफरेंट टाइप्स के कहने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगता सही है, लेकिन जब आप इसकी टेक्निक समझ जाते हैं तो आपको ये ईजी लगने लग पड़ता है। ठीक है, तो अब ये मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह से इसको ड्रा करें, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा चौड़ा सर्किट है, तो ये पूरा नहीं आएगा अगर हम इसको ऐसे हॉरिज़ॉन्टल ड्रा करेंगे तो देखिएगा बच्चों, इसका सर्किट मैं आपको इस तरह से समझा दूँगा कि आपके ज़हन में बैठ जाए। सबसे पहले आपको पता है मैसेज सिग्नल जो है बच्चों, आपने उसका ले लेना है इंटेग्रल। एम ऑफ टी जो है आपका, उसका आपने लेना है इंटेग्रल। इंटेग्रल करने की वजह, क्योंकि आपको याद होगा हमने ये चीज़ शुरू में आपको चैप्टर 5 में पढ़ाई थी कि जब हमने क्या करना होता है, फेज़ मॉड्यूलेटर की मदद से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करवानी होती है, तो हम पहले सिग्नल का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसको फेज़ मॉड्यूलेटर में से गुजारते हैं, फिर हमारा काम होता है। लेकिन हम इस यहाँ पे फेज़ मॉड्यूलेटर में से नहीं गुजारेंगे, लेकिन पहले आपने सिग्नल की इंटीग्रेशन लेनी है जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना चाह रहे होगे मॉड्यूलेटर की मदद से आर्मस्ट्रॉन्ग के। ठीक है, क्योंकि ये उसकी टेक्निक का एक हिस्सा था। इसका बच्चों आपने क्या करना है कि इंटीग्रल लेने के बाद इसको डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर में से क्या करना है, एंटर करवा देना है। डीएसबी सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर, ठीक है, इसमें से। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के बारे में। बच्चों क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे क्यों इसके सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है उसकी स्पेसिफिक वजह बताता हूँ। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये होता है कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं ना, वो एक ऐसे स्पेशल टाइप के क्या लें ऑसिलेटर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंसी को एक स्पेशल लेवल पे जो है ना अपग्रेडेड करके हमें देते हैं, यानी कि वो एक रेंजेस देते हैं। अगर सिंपल टाइप का कोई आप इनपुट दोगे ना, तो आपको फ्रिक्वेंसी चेंज करके देनी पड़ेगी, यानी कि एक स्विच उतार के दूसरे स्विच से देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी को टोटली तौर पे चेंज करना पड़ेगा, सर्किट को आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन जो आर्मस्ट्रॉन्ग था, उसने इसी कमी को पकड़ते हुए क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एक रेंज हमें मिली, यानी कि फ्रिक्वेंसी की एक स्पेसिफिक रेंज आ गई कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये आपको इसके न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। अभी तो इसका जो सर्किट है वो एक सिंपल एक मिसाल के थ्रू समझाया गया हुआ है हमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी जो हमें मतलब कि इसको इनपुट देने को मिलेगी ना, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि आपको थोड़ा अजीब लगेगा। उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ होता क्या है। रास्ते में एक आपका फेस शिफ्ट आएगा -π/2 का, जो आपने देखा था यार वहाँ पे अपने क्वाड्रेचर में, और उससे पहले आपने देखा था SSB यानी कि थ्रू फेस शिफ्ट में जो हमने किया था उसमें। ठीक है, तो देखें होता क्या है, हम इसको देते होते हैं एक सिग्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर की मदद से 200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि इसको एक सिग्नल देगा 200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का। ठीक है बच्चों, ये फ्रिक्वेंसी आपको डिफरेंट नज़र आएगी, ये न्यूमेरिकल है इसके ऊपर स्पेसिफिक। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो देखें, जब ये इसको सिग्नल देगा वो होगा कॉस की फॉर्म में, वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, A cos ओमेगा CT। अब ओमेगा CT जो है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब जब इसका यानी कि फेज़ शिफ्ट आएगा तो ये बन जाएगा -A sin ओमेगा CT। यानी यहाँ पे क्या होता है ये बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, क्या इसको कहते हैं यार, फेज़ शिफ्ट जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड पे भी इफ़ेक्ट करता है थोड़ा बहुत। तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ना एंगल को बीच में नहीं रखना। π/2 को अगर बीच में रहने दूंगा तो मुझे इशू आएगा। उसी π/2 को ख़त्म करने के लिए हम उसके ऊपर ना ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लगाते हैं, जिससे हमारे पास cos ओमेगा CT में -π/2 करने से हमारे पास -sin ओमेगा CT आ जाता होता है। ठीक है, अब देखें आगे क्या होगा। यहाँ पर हमें बच्चों एक सिग्नल मिलेगा जो कि सिग्मा की मदद से फ्रिक्वेंसी डिवाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एक सिग्नल इसको जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट में हमें मिलने वाला वो क्या होगा, देखें आउटपुट में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगा बच्चों FC1 जो हमें यहाँ से मिला, कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, 200 किलोहर्ट्ज़, यानी कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। और दूसरे नंबर पे इसमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन पैदा होगी जो कि 25 हर्ट्ज़ होती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये टेंशन ना लीजिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों आगे ना कुछ टाइप्स होती हैं। देखिए, एक प्रोसीजर के थ्रू ये सारा काम होता है। दो आपको हमेशा आपके सर्किट में ना, ये आपका ये पहला जो था ना, ये बच्चों ये एक पार्ट था जो जिसमें हमारा बेसिक्स जो है बेसिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल तैयार हो रहा था। ठीक है, मॉड्यूलेटर्स में से गुजर के अब आगे आएंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो इसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक आएगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो इसकी फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफिक रेंज तक ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे बच्चों इसमें दो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी
मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। तो ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर है पहले नंबर पे। मैं इसको क्रॉस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये असल में यहाँ पे आपने मल्टीप्लायर लिखना है, ठीक है। हम इसको किससे मल्टीप्लाई देंगे बच्चों, वो हमेशा डिपेंड करता है, आपको वहाँ पे अंदाज़ा लगाना होता है कि किससे मल्टीप्लाई देना है। ये यहाँ पे हम 64 से इसको मल्टीप्लाई देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसीज़ को, ठीक है। तो देखें 64 से मल्टीप्लाई देते हैं तो होता क्या है, 64 दो बार होता है हमारे पास यहाँ पे 128, तो 128 ये आ जाएगा 12.8 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी आपकी फ्रिक्वेंसी अब कन्वर्ट हो जाएगी FC2 में, जो कि बन जाएगी 12.8 मेगाहर्ट्ज़। और दूसरे नंबर पे डेल्टा एफ़ पे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। डेल्टा एफ़ को भी आपने 64 से ज़रब देनी है इसकी वैल्यू को, तो ये आपका डेल्टा एफ़ 1 था, ये आपका डेल्टा एफ़ 2 होगा, ठीक है। तो 25 को जब 64 से ज़रब देंगे आपके पास एक आंसर आएगा, रुकिए मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे। तो बच्चों ये मेरे पास आती है 1600 हर्ट्ज़, तो जिसको मैं कर लूँगा 1.6 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, किलो हर्ट्ज़। अब मेरी बात मेरी फिर से सुन लीजिएगा, ये मल्टीप्लायर जिससे मैंने 64 से मल्टीप्लाई किया ना, ये आपने डिसाइड करना होता है, कंडीशन के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, तो वो आपको पता चलेगा जब वो कंडीशन आएगी। आगे बच्चों आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। वो क्या करता है ज़रा देखें, फ्रीक्वेंसी को दोबारा से कन्वर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ये क्या करेगा देखें, ये सिर्फ बच्चों इफ़ेक्ट करेगा हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी को, यानी ये जो 12.8 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, इसको ना एक फिर से स्पेशल ऑसिलेटर की तरफ से सिग्नल मिलता है यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर से एक और फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा। देखें क्रिस्टल ऑसिलेटर लाइक यार कुछ भी हो सकता है वो सिग्नल, मैं इसको कह देता हूँ 10 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 10 मेगाहर्ट्ज़ का इसको सिग्नल मिलता है इसकी तरफ से, वो एक रेंज देते हैं। 10 मेगाहर्ट्ज़ का अगर इसको सिग्नल मिलता है ना, तो बच्चों देखो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें से आपने ना 10 मेगाहर्ट्ज़ आप माइनस करना है, ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा, क्योंकि FC से FC जाके उलझने लगा है, तो क्या होगा, इसमें से 10 माइनस कर दिया जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 2.8, यानी यहाँ पर हमें फिर सिग्नल मिलेगा, देखो FC3 का सिग्नल मिलेगा जो कि होगा 2.8 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। और डेल्टा F2 जो है बच्चों, इसको आपने अभी डेल्टा F2 ही रहने देना, क्योंकि इस पर कोई असर नहीं हुआ, ये एज इट एज़ आगे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास एक और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर आएगा, जिसके बाद आपके पास देन एक फिजिकल आइडेंटिफायर होता है। यहाँ पे आप दो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे भी आपने एक यानी कि ये बच्चों आपको ना एक स्पेसिफिक वे में डिसाइड करना पड़ता है किन दो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। एक 64 है आपकी बुक में अभी जो मतलब कि ये तरीकाकार बताया गया, वहाँ पे तो एक 64 है, एक 48 है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसको और तरीके से किया जाता है, जो हमें और पागल करते हैं जिन्होंने इसका कंसेप्ट नहीं लिया होता। मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने कैसे करना है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आते ही डिज़ाइन वाले हैं, तो डिज़ाइन में वो डिज़ाइन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है बच्चों। ये जो आपकी वैल्यू होती है ना, ये जो 64 और 48 हैं, 64 की वैल्यू का नाम होता है N1, और ये दूसरी जो वैल्यू है इसको कहते हैं हम N2। इन दोनों से मिलकर एक नंबर बनता है जिस पे ये डिसाइड होता है। और ये कैसे डिसाइड होगा, हमेशा अभी आपके ये जो फाइनल में आता है, मैं आपको ये सारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे आपको ये हल करवाना मेरा एक कह लें कि ज़िम्मेदारी है। तो 2.8 को आप 48 से ज़रब दो पहले यार, तो ये आपके पास देखें कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 134.4। तो यहाँ पे आपको मिल गई यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी, इस पॉइंट पे आपको FC4 मिल गई जो कि है 134.4 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको डेल्टा F3 अब मिलेगा, क्योंकि इस पे भी अब इफ़ेक्ट होगा, जो कि 1.6 को हम ज़रब देंगे बच्चों 48 से, तो ये आ रही है 76.8, ठीक है। तो देखें 76.8 मेगाहर्ट्ज़। अब इसके बाद बच्चों आप इसको ट्रांसमिट कर दोगे, आपका ट्रांसमीटर होगा, ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रांसमिट करोगे अपने सिग्नल को। अब मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में। देखें ये सर्किट था आपके सामने, मैंने दिखाया 2 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होंगे आपके सर्किट में हमेशा, और एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होगा, ठीक है। और ये बेसिक सर्किट आपको वैसे याद रखना पड़ेगा। तो ये असल में क्रिस्टल ऑसिलेटर्स आपको याद में करने वाली चीज़ है। अब देखें ये लेट से वो कहता है कि डिज़ाइन करें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपने मुझे डिज़ाइन करके देनी है विद इतनी डेविएशन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इतनी फ्रीक्वेंसी डेविएशन के साथ, और इनपुट भी वो देगा आपको, ये इनपुट दे देगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर वो कभी कभार तो वो इनपुट दे देता है, और कभी कभार ये बता देता है क्रिस्टल ऑसिलेटर की इतनी फ्रीक्वेंसी और DS भी इस लेवल पर चल रहा है, ठीक है। उस लिहाज से आप ये फाइंड आउट कर लेते हो। और आपको वो बता देगा कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पर इसको डिस्टर्बेंस पैदा
करेगा, यानी ये जो माइनस करने वाली वैल्यू होगी उसकी एक रेंज होगी स्पेसिफिक, लाइक दिस 9 to 10 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। इस तरह से वो आपको गिवन होगी। अब देखें हम ये कैसे तय करेंगे, मतलब कि हम ये कैसे तय करेंगे कि इसमें हमने 10 मेगाहर्ट्ज़ रखना है, 9 रखना है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई देना है, या नंबर भी गिवन नहीं होते। तो देखो ये कैसे आप डिसाइड करोगे। आपने ना अपनी जो बच्चों आपके पास वैल्यू है ना डेल्टा F3 की, और एक और बात यार, ये माजरत ये किलो में ही है, ये मेगा में नहीं गई, ये किलो में है। आप ये कैसे तय करोगे, मैं बता रहा था। आपने क्या करना है, देखो बच्चों, आपने अपनी डिज़ाइन यानी कि जिस लेवल पे आपने फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डिज़ाइन करना है, यानी कि आपने आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी डेविएशन ले लेनी है, जो कि आपके पास कितनी है यहाँ पे 76.8 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, इतनी दी गई है। दूसरे नंबर पे आपने इनपुट की डेविएशन ले लेनी है, जो कि डेल्टा F1 हमें 25 हर्ट्ज़ गिवन है। देखें मुझे मल्टीप्लायर का नहीं पता, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखें आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर निकालने के लिए सबसे पहले नंबर पे इसका जो होता है, इसको कहते हैं बच्चों एम डेल्टा, ठीक है। मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए एम डेल्टा फार्मूला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन पे। अब एक नंबर आएगा स्पेसिफिक, देखें मैं 76.8 ज़रबे 10⁻³ को डिवाइड करूँगा 25 पे, तो मेरे पास आ रहा है 3072। अब ये जो 3072 है बच्चों, मुझे इसको 2 की पावर की फॉर्म में लाना होगा, यानी कि ये 2 की समथिंग कुछ पावर हो जिससे मुझे मतलब कि ये मिलता हो। तो ये क्या हो सकता है, अब हमें ये डिसाइड करना होगा। 2 की पावर क्या हो सकती है यार, जस्ट लाइक अब देखें 3072 है ना, इसको मैं 2 पे तकसीम करके देखता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, फिर से 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 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन इट इज़ डिवाइड बाय 3। यानी कि मुझे नज़र आ रहा है इसमें क्या है बच्चों, 2 के पेयर्स हैं, लेकिन लास्ट में एक 3 का पेयर है। तो पहले नंबर पर मैं इसको 3 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी क्या रेंज बनती है। डिवाइडेड बाय 3, ये 1024 आता है। देखो इसमें एक 3 है और पीछे 1024 है, तो 1024 पता क्या होता है, देखें 1024 को 2 की पावर्स के लिहाज से देखा जाए ना, इस तरह से आपने 2 की पावर देखनी है। 2 की पावर लाइक 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 9 करके देखते हैं, 512, यानी कि ये 2 की पावर अगर 10 करें तो 1024 बनता है। यानी कि इसके साथ क्या है, 2 की पावर 10 है और साथ में 3 है। तो आपने पता क्या करना है, आपने एक तो 60 की रेंज में एक नंबर लेना है, और दूसरा यानी कि 48 के करीब करीब मतलब कोई नंबर लेना है। लाइक मैं कह रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ, यानी कि 48 आपने ये 2 नंबर बस अपने जहन में बिठा लेने हैं, 64 और 48। जहन में बिठाने का ये मतलब नहीं है कि मैंने अपना बात छोड़ दिया, मैं ये कह रहा हूँ ये आपने 2 नंबर अपने जहन में रखने हैं। तरीका बता रहा हूँ कैसे ये फाइंड आउट करने हैं। आपने इनके इर्द गिर्द देखना है कि क्या आपका ये जो 3072 है, ये आपके पास 64 पे तकसीम होता है। आपने ये चेक करके देखना है, हाँ जी होता है, यानी कि 64 और 48 2 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा आपने देख लेना है। कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों, कोई ऐसा नंबर आया होता है, लाइक मेरे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है इस वक्त आपके क्वेश्चंस में, जिसमें 7500 आया होता है, यहाँ पे 7500 होता है। अब 7500 को देखो 64 पे तकसीम करने पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही, यानी कि टोटली डिवीजन नहीं मिल पा रही। तो पता क्या करूँगा, मैं 64 के इर्द गिर्द वाले नंबर ट्राई करूँगा। 63 ट्राई किया, नहीं आया। 63 के बाद मैं लाइक 62 करता हूँ, 61 करता हूँ, नहीं आया। 60 करता हूँ तो आ गया 125, यानी कि मेरे पास 2 पेयर होंगे, 125 और 60, यानी कि एक मल्टीप्लायर में मुझे 125 रखना होगा और दूसरे मल्टीप्लायर में मुझे 60 रखना होगा। तो देखो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे तो आपके नंबर तय हो गए ना, 64 और ये। अब आपके पास ये भी आता है कि आप ये कैसे तय करोगे कि 10 मिलीहर्ट्ज़ उसने रखा होगा। ये बच्चों तय होता है हमेशा एक फार्मूले से, वो आपको जब न्यूमेरिकल आएगा फिर बताऊंगा। ये मैंने अभी आपको मल्टीप्लायर की थोड़ी सी जानकारी दी है, जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।